Hello students, myself Ankit Chawla on the behalf of Memory Crafters. Memory Crafters के इस मंच से मैं आपको जो पेपर पढ़ाऊंगा वो है सीए फाउंडेशन पेपर नंबर 3 जिसका नाम है बिजनेस मैथमेटिक्स लॉजिकल रीजनिंग एंड स्टैटिस्टिक्स। बिजनेस मैथमेटिक्स लॉजिकल रीजनिंग एंड स्टैटिस्टिक्स BMLRS आप इसको शॉर्ट में कह सकते हो। इस लेक्चर में जो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं वो है मेरे पास चैप्टर नंबर 4। चैप्टर का नाम है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 1। इस चैप्टर में जो आपके पास बेसिक चीज है वो है रुपए का पैसे का लेन देन रहेगा इसमें आपका। इस चैप्टर का नाम टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्यों पड़ा इसका आइडिया आपको इस वीडियो के आने वाले 10-15 मिनट में ही मालूम हो जाएगा। टाइम वैल्यू ऑफ मनी इसलिए पड़ा इसका कि टाइम के साथ पैसे की वैल्यू चेंज होती रहती है। वो कैसे होती है? रुपए का जैसा कि मैंने कहा इसमें लेन देन होता है। रुपए का लेन देन होता है तो उसमें क्या होता है कि दो तरह की हमारे पास लेन देन करने वाले होते हैं। एक तो हमारे पास होता है बोरोर जो पैसा उधार लेता है, और एक होता है लेंडर जो पैसा उधार देता है। तो बोरोर को क्या बोलते हैं हम? कर्जदार, और लेंडर को कर्जदाता यानी उधार देने वाला कर्जदाता, और कर्जदार उधार लेने वाला। अब उधार में लेने वाला क्या है? मनी का कॉन्सेप्ट रहेगा, इसमें रुपयों का कॉन्सेप्ट रहेगा। ठीक है, तो इसके अंदर जैसा कि आपको पिक्चर्स में दिखाई दे रहा है, लेफ्ट साइड में जो हमें दिखाई दे रहा है वो क्या है? बोरोर, पैसा चाहिए उसको। अब वो पैसा किससे ले सकता है? वो पैसा किसी बैंक से ले सकता है, किसी फाइनेंस कंपनी से उधार ले सकता है। बहुत सी हमारे पास प्लेटफॉर्म्स हैं जहां से हम पैसा उधार ले सकते हैं। अब जो उधार देने वाला है वो फ्री में तो पैसा दे नहीं देगा कि ये लो भैया आप 2 लाख रुपए ले जाओ और मुझे 1 साल बाद 2 लाख वापिस लौटा देना। नहीं, कर्जदाता क्या कहेगा कर्जदार को कि आप मेरे से 2 लाख रुपए जरूर ले जाइए, लेकिन इसके बदले में मेरे को आप 1 साल के बाद कुछ एक्स्ट्रा मनी जरूर दीजिएगा। तो इस तरह से एक व्यवहार शुरू होता है पैसे का लेन देन का, और उसी से जनरेट होता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। इसकी जरूरत क्यों पड़ी थी? टाइम वैल्यू ऑफ मनी की लेन देन रुपए का जो है उससे हमें इसकी जरूरत पड़ी थी। राइट, समझ रहे हो आप इस बात को? आई थिंक यू आर गेटिंग इट वेल। अभी तक आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखो इसके अंदर हमारे पास एक टर्म आती है इंटरेस्ट। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने इंटरेस्ट वर्ड सुन रखा होगा। इसका लिटरल मीनिंग जो होता है वो होता है ब्याज। एक्चुअल में जो इंटरेस्ट का लिटरल मीनिंग जो बोलेंगे, लिटरल मीनिंग जो होता है वो होता है इसमें किसी चीज को पाने की इच्छा या किसी चीज के प्रति लगाव। अब यहां लगाव हमारा किसके प्रति रहेगा? जो हमने रुपया किसी को दिया है या कर्जदार ने कर्जदाता से रुपया उधार लिया है, तो कर्जदाता क्या कहेगा? मुझे कुछ आप एक्स्ट्रा मनी दीजिएगा, जितना अमाउंट मैं आपको दे रहा हूं, जितने टाइम के लिए दे रहा हूं। सपोज 1 लाख रुपए 1 साल के लिए दे रहा हूं, तो 1 साल के बाद आप मुझे 5,000 रुपए एक्स्ट्रा दे देना। तो एक्स्ट्रा मनी को क्या बोलते हैं? इंटरेस्ट। तो मनी में जो एक्स्ट्रा मनी है उसके अंदर हमारा क्या रहता है? इंटरेस्ट। समझ रहे हो ना बात? तो उसे हम क्या बोलते हैं? इंटरेस्ट। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने ये सुन भी रखा होगा। अब देखो इसके अंदर कुछ छोटी छोटी टर्म्स आ रही हैं जो मैथमेटिक्स से आपको लगेगा कुछ हटके हैं, लेकिन बीइंग आप कॉमर्स स्टूडेंट्स और जो सीए बनने जा रहे हो तो आपको इन छोटी छोटी टर्म्स का नॉलेज होना चाहिए। और पहली वो जो टर्म आ रही है वो हमारे पास है दी टाइम वैल्यू ऑफ मनी, जो कि हमारे चैप्टर का नाम भी है। ठीक है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी का मीनिंग क्या है उसका एग्जांपल आप इस वॉशिंग मशीन से समझ सकते हैं। वॉशिंग मशीन मेरे पास आज इस वॉशिंग मशीन की जो वैल्यू है वो सपोज 30,000 रुपीज है, और 1 साल के बाद हो सकता है इसकी जो वैल्यू है वो 40,000 रुपीज हो जाए। अगर आप इस वॉशिंग मशीन को आज नहीं लेते, सोचते हो कि मैं आज नहीं लेता, 30,000 मैं अपनी पॉकेट में ही रख लेता हूं, तो अगर आप उसको कहीं इन्वेस्ट नहीं करोगे, किसी को आप इंटरेस्ट पे नहीं दोगे, किसी को आप एक्सेस मनी के रूप में प्रोड्यूस नहीं करवाओगे, तो
होगा क्या, ये 30,000 रुपीज आपका एक साल के बाद, 1 ईयर के बाद 30,000 ही रहेगा। तो उसके लिए क्या है, टाइम के साथ जो जनरली है, कोई भी हमारी थिंग्स है, जैसे ये वॉशिंग मशीन है, इनकी जो वैल्यू है, जो प्राइस है, वो इंक्रीज हो जाता है। ये हमें सबको पता है, जनरली आइटम्स की जो वैल्यू है वो टाइम टू टाइम बढ़ती रहती है। तो उस बड़ी वैल्यू को कंपनसेशन करने के लिए जो हमारे पास एक्चुअल मनी है, हमें उसे कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करना पड़ता है। तो इसको हम यूं भी समझ सकते हैं कि जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता है, रुपए की वैल्यू, ये कहीं महंगाई बढ़ती है तो हमारे रुपए की वैल्यू है, जो पैसे की वैल्यू है, वो कम हो जाती है। तो टाइम के साथ मनी की वैल्यू कम हो जाती है। यानी आप इसी एग्जांपल से समझे, एक वॉशिंग मशीन आज आपको 30,000 में मिल रही है और एक साल के बाद वो 40,000 में मिल रही है। अगर आप 30,000 को कहीं इन्वेस्ट नहीं करोगे तो इट मीन्स क्या है, आपके रुपए 30,000 की वैल्यू डाउन हो गई, वो आपको 40,000 पे करना पड़ेगा। यानी कि आपको जेब से 10,000 रुपीज एक साल के बाद एक्स्ट्रा निकालने पड़ेंगे उस वॉशिंग मशीन को परचेज करने के लिए। गेटिंग इट। नेक्स्ट हमारे पास है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। देखो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में क्या आता है हमारे पास, जैसा कि मैंने अभी बताया है कि आपकी जेब में जो आज के दिन पैसा है, अगर आप उसको इन्वेस्ट नहीं करोगे तो उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। टाइम के साथ रुपए की वैल्यू कम हो जाती है। तो उस रुपए की वैल्यू, पैसे की वैल्यू, मनी की वैल्यू को बनाए रखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, जो हमारा आज का प्रेजेंट मनी है, जो हमारा सेविंग मनी है, उसको हमें कहीं इन्वेस्ट करना पड़ता है। और इन्वेस्टमेंट करने के बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, वो आपने सुन भी रखे होंगे। जैसे फिक्स्ड डिपॉजिट होता है, पीपीएफ है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड होता है, रिकरेंस डिपॉजिट होता है बैंक्स में, पोस्ट ऑफिस में, म्यूचुअल फंड्स होते हैं। इस तरह की हमारे पास सेविंग स्कीम्स होती हैं। या आप किसी को डायरेक्ट, अपने फ्रेंड को, किसी रिश्तेदार को पैसा इंटरेस्ट पे दे देते हो, वो भी एक हमारे पास क्या है, इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म है। सो दैट आने वाले टाइम में हमें उसके ऊपर एक्स्ट्रा मनी मिल सके, एक्स्ट्रा मनी जो हमने इन्वेस्ट किया उसके ऊपर हमें एक्स्ट्रा रुपए मिल सके। गॉट इट। नेक्स्ट बढ़ते हैं, इसमें टर्म आती है इन्फ्लेशन। हर कंट्री का एक इन्फ्लेशन इंडेक्स होता है, क्योंकि आप तो सीए के स्टूडेंट्स हैं, सीए बनने जा रहे हैं, तो हर कंट्री का क्या होता है, एक इन्फ्लेशन इंडेक्स होता है, जो ये कैलकुलेट करता है कि कंट्री में आज के दिन प्रेजेंट में कितनी महंगाई है और फिर आने वाले टाइम में वो कितनी महंगाई कम या ज्यादा हो गई है। तो हो क्या रहा है, जनरली पास्ट ईयर्स में हमें देखें तो महंगाई दिन से अगले दिन से नेक्स्ट ईयर से नेक्स्ट कुछ 5-10 ईयर्स में क्या हो रहा है, महंगाई लगातार बढ़ रही है। तो वो कैलकुलेट करने का एक मेथड होता है और वो होता है इन्फ्लेशन रेट। वो कंट्री का इन्फ्लेशन रेट कैलकुलेट करता है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा क्या होता है, महंगाई तय होती है। जैसा कि ये आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है, ये दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति कर रहा है। क्या, इन्फ्लेशन, यानी महंगाई लगातार बढ़ रही है। तो ये हमारा होता है इन्फ्लेशन, कि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। अभी जैसे हमने बात की कि टाइम के साथ रुपए की वैल्यू कम हो जाती है, तो कम होने का रीजन भी एक यही है कि इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास लिक्विडिटी प्रेफरेंसेस। अब लिक्विडिटी प्रेफरेंसेस में क्या है, देखो हमारे पास बच्चों, इसके अंदर जो ह्यूमन नेचर है वो ये है कि जितना भी आपके पास कोई एक्स्ट्रा एसेट बोले तो मतलब जैसे आपके पास कोई सपोज घर में एक लैपटॉप पड़ा हुआ है और वो कबाड़ के फॉर्म में पड़ा हुआ है कि आपके कोई यूज में नहीं आ रहा, तो आप क्या करोगे, उसको कोशिश करोगे कि उसको जल्दी से जल्दी हो सके मार्केट में उसको सेल आउट कर दें, सो दैट जो 5,000 रुपीज है आप उसको कहीं और यूज कर सको, या अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर सको, या आपको कैश की फॉर्म में मिल जाए। तो जितना भी ये आलतू फालतू की चीजें हमारे चारों ओर पड़ी रहती है, हम क्या कोशिश करते हैं कि उनको सेल आउट करके उसको लिक्विडिटी में कन्वर्ट कर लें। लिक्विडिटी बोले तो क्या होता है कि उस पैसे को हम अपनी जेब में ले आए, अपने अकाउंट्स में ले आए, तो एक्स्ट्रा मनी को हम
इस तरह के एक्स्ट्रा चीजों को हम किस में कन्वर्ट करना चाहते हैं? लिक्विडिटी में, उसको हम लिक्विडिटी बोलते हैं। और लिक्विडिटी प्रेफरेंसेस में हमारे पास एक एग्जांपल मैंने छोटा सा लिया है, जैसे सपोज आपको किसी ऑनलाइन शॉपिंग वॉलेट से 100 रुपीज का कोई कूपन मिलता है, तो आप क्या करना चाहते हो? उस कूपन को जल्दी से जल्दी रिडीम करना चाहते हो, यानी उस 100 रुपीज को कहीं ना कहीं यूज करना चाहते हो। यूज करने का मतलब क्या है? वो पैसा सीधा सीधा आपकी जेब में ही तो आया। तो ये होता है हमारे पास लिक्विडिटी प्रेफरेंसेस। नेक्स्ट टर्म जो हमारे पास है रिस्क फैक्टर। देखो, जब भी आप अपने रुपीज को, मनी को, पैसे को इन्वेस्ट करने जा रहे हो तो उसमें एक रिस्क फैक्टर जरूर रहता है। रिस्क फैक्टर जो रहते हैं वो क्या है? कई बार क्या होता है, हम मोटा पैसा कमाने के लिए जो हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं उसके ऊपर मोटा ब्याज, जिसको बोलते हैं हम इंटरेस्ट, या एक्सेस मनी कमाने के लिए अलग अलग जगह इन्वेस्ट करते हैं। तो इन्वेस्ट करने के लिए हम ये सोचते हैं कि हमें ज्यादा से ज्यादा पैसा मिले। अब जब ज्यादा से ज्यादा पैसा हम लेने जाते हैं तो उसके अंदर रिस्क फैक्टर्स रहते हैं। जैसे आप सपोज मान लो बैंक में पैसा डिपॉजिट करने के लिए जा रहे हो, तो पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में यही आएगा कि मुझे एक्सेस मनी कितना मिलेगा इसके ऊपर। सपोज आप 3 इयर्स के लिए इन्वेस्ट करने जा रहे हो, 1 ईयर के लिए इन्वेस्ट करने जा रहे हो, तो आप यही सोचोगे कि 1 या 3 ईयर के बाद मुझे एक्स्ट्रा मनी इस पे कितना मिलेगा। अब एक्स्ट्रा मनी आप लेने के लिए जा रहे हो, आप सोच रहे हो इसमें रिस्क फैक्टर क्या है? रिस्क फैक्टर इसमें यह है कि मान लो, देखो चांसेस बहुत कम है, मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा होता है। मान लो कि आप जो पैसा इन्वेस्ट करने गए, तो वो पैसा इन्वेस्ट करने के लिए कुछ टाइम के बाद आपको ये लगा कि ये बैंक तो हो सकता है फ्रॉड हो जाए, तो फ्रॉड हो जाएगा बैंक, तो ये आपका क्या है? रिस्क ही तो है। रिस्क, अगर बैंक फ्रॉड हो गया तो आपने जो एक्चुअल अमाउंट बैंक को दिया था आपको हो सकता है वो भी ना मिले। एक्सेस मनी की बात तो बाद में आएगी। तो ये एक तरह का क्या है हमारे पास? रिस्क है। दूसरा रिस्क क्या है? देखो किस तरह का रिस्क हो सकता है। ये देखो भैया इतने उदास क्यों बैठे हैं? ये भैया इसलिए उदास बैठे हैं कि इसने अपने फ्रेंड, इसका नाम राहुल है, इसने अपने फ्रेंड संजीव को 1 लाख रुपए बिजनेस सेटअप करने के लिए उधार में दिया था। अब उस बात को 1 साल हो गया। अब 1 साल का इन दोनों का आपस का कमिटमेंट था कि राहुल ने संजीव को बोला चलो तू अपना बिजनेस सेटअप कर, मेरे से 1 लाख रुपए ले जा और 1,05,000 रुपए मेरे को, या 1,10,000 रुपए, जितना भी तेरे से पॉसिबल हो सके मेरे को लौटा देना 1 साल के बाद। तो आज 1 साल क्योंकि पूरा हो गया था, तो राहुल ने संजीव को फोन लगाया, बोला कि दोस्त मेरे वो 1 लाख रुपए लौटा दो और जो एक्सेस मनी का अपना कमिटमेंट हुआ था वो भी मुझे दे दो। तो संजीव ने इसको क्या बोला राहुल को कि भैया मेरा तो बिजनेस फेल हो गया, मैं आपको 1 लाख रुपए भी नहीं दे सकता। आप एक्सेस मनी की तो क्या बात कर रहे हो, मैं 1 लाख रुपया भी नहीं दे सकता। अब ये इसलिए उदास बैठा है कि कहां तो इसने फ्रेंड की हेल्प की थी और हेल्प के बदले इसने क्या कुछ 5-10 हजार रुपए एक्सेस मनी का उससे वादा पाया था, लेकिन हुआ क्या? वो 1 लाख रुपए भी इसके डूब गए, तो इसलिए ये उदास बैठा है। दूसरा मान लो, ये देखो क्या है, आप सपोज बैंक में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए जा रहे हो सकता है रास्ते में कोई चोर डाकू आए और आपका पैसा लूट के ले जाए। तो एक्सेस मनी तो आपको मिलता 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, जितने भी टाइम के लिए आप इन्वेस्ट करने जा रहे थे उससे पहले ही चोरों ने आपसे लूट लिया। तो हुआ क्या? रिस्क आया ना भैया। तो रिस्क फैक्टर रहते हैं जब हम मनी को इन्वेस्ट करते हैं, तो बहुत तरह के रिस्क फैक्टर्स होते हैं। जैसे आपने इंश्योरेंस और म्यूचुअल फंड की एडवर्टीजमेंट खास करके देखी होंगी, उसमें जब वो एडवर्टीजमेंट खत्म हो जाती है उसके बाद एक लाइन फटाफट से बोली जाती है जो बहुत कम लोगों को समझ में आती है, और वो बोलना, जल्दी से बोलना भी बहुत मुश्किल होता है। और वो लाइन क्या होती है? देखो मैं भी इस लाइन को यहां पे हाईलाइट किए बैठा हूं। इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज रीड स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली। ऐसा होता है ना, फटाफट से ये लाइन बोली जाती है कि इसके अंदर रिस्क फैक्टर्स हैं, आप डॉक्यूमेंट्स को केयरफुली पढ़ लें। और ज्यादातर ये प्लान्स, ये जो लाइन है वो कहां, किन प्लान्स में बोली जाती है? इंश्योरेंस प्लान्स, यूलिप प्लान्स और म्यूचुअल फंड्स में बोली जाती है, क्योंकि वो जो प्लान्स होते हैं वो मार्केट से रिलेटेड होते हैं, शेयर मार्केट से रिलेटेड होते हैं। शेयर मार्केट अगर गिरेगा तो उस पैसे की, रुपए की इन्वेस्टेड मनी की वैल्यू क्या होगी? कम होगी, और शेयर मार्केट बढ़ेगा वो वैल्यू बढ़ेगी जनरली। बाकी वो कंपनीज पे डिपेंड करता है कि किन किन कंपनीज में उन्होंने जो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया है, जो हमारे पास म्यूचुअल फंड की कंपनीज हैं।
तो इसलिए ये फैक्टर्स हैं जो हमारे पास रहते हैं जब हम इंटरेस्ट को कमाने के लिए जाते हैं, एक्सेस मनी को कमाने के लिए जाते हैं, तो हमारे पास इस तरह के फैक्टर्स हमारे दिमाग में रहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास मैथमेटिक्स की तरफ अब हम बढ़ रहे हैं। जो हमारे पास टर्म्स आ रही हैं वो क्या है मेरे पास, देखो इंटरेस्ट क्या है बच्चों, इंटरेस्ट, और उससे रिलेटेड कुछ टर्म्स। अब देखो इंटरेस्ट को हम लिखते हैं कैपिटल आई से, किससे डिनोट करते हैं हम, कैपिटल आई से। जैसा कि मैंने तुम्हें बताया इंटरेस्ट होता क्या है, एक्सेस ऑफ मनी यू गोट ऑन इन्वेस्टमेंट। जो आपने इन्वेस्टमेंट किया उसके ऊपर जो आप एक्स्ट्रा मनी पाओगे कुछ स्पेसिफिक टाइम के लिए, वो टाइम मंथ्स में हो सकता है, डेज में हो सकता है, ईयर्स में हो सकता है, उस एक्सेस मनी को हम क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास अलग अलग तरह के मेथड्स होते हैं। उसमें जो हमारे पास जो मनी को हम इन्वेस्ट करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल। जैसे अगर सपोज आप किसी बैंक में गए और आपने 20,000 रुपीज डिपॉजिट कराया एक्सेस मनी गेन करने के लिए, जो बेसिक मनी आपने उस बैंक में दिया, तो क्या हुआ स्टूडेंट्स, वो हुआ, क्या हुआ, आपका प्रिंसिपल, यानी कि मेन मनी, यानी कि मुख्य रुपया पैसा, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल। और हम इसको किससे डिनोट करते हैं, किससे लिखते हैं जनरली, कैपिटल पी से। नेक्स्ट हमारे पास आता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट को लिखा जाता है आर परसेंट में, और परसेंट का मीनिंग आता है 100 में से। परसेंट का मीनिंग क्या होता है, 100 में से। तो आर परसेंट का बेसिकली मीनिंग होता है आर बाई 100। जैसे इसका मीनिंग आप ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर आपको 1 साल के लिए 100 रुपीज पे 5 रुपीज इंटरेस्ट मिलता है, 5 रुपीज एक्स्ट्रा मनी मिलता है, तो इसका मतलब आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया, 5%। 100 पे कितना एक्स्ट्रा मिलता है, 5, यानी टोटल कितना मिल जाएगा मेरे को, 105 1 ईयर के बाद। तो एक्सेस ऑफ मनी यू गॉट फॉर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर जनरली ऑन द ₹100 इज नोन एज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। और इसको हम किससे लिखते हैं, स्मॉल आर से। नेक्स्ट हमारे पास जो टर्म आती है मैथमेटिक्स में वो आती है एक्यूमुलेटेड अमाउंट। एक्यूमुलेटेड अमाउंट को हम जनरली किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल ए से। अब कैपिटल ए एक्यूमुलेटेड अमाउंट का मीनिंग है जो एक्सेस ऑफ मनी और प्रिंसिपल मनी है उन दोनों को जब आप ऐड कर दोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अमाउंट मनी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, अमाउंट मनी। सपोज आपने किसी बैंक में 20,000 रुपीज डिपॉजिट कराया, कितने टाइम के लिए, चलो ले लेते हैं 1 ईयर के लिए, और 1 ईयर के बाद बैंक ने आपको दिया उसका 22,000 रुपीज आफ्टर 1 ईयर। सो इसका मतलब आपके पास टोटल मनी कितना मिला आपको, 22,000। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, एक्यूमुलेटेड अमाउंट। इसका मतलब आपको इंटरेस्ट कितना मिला 20,000 पे, 2,000 रुपीज, क्योंकि आपको टोटल आपको डिपॉजिट कराया था उसका टोटल रिजल्ट आपको कितना मिला, 22,000। 22,000 टोटल मिला, इंटरेस्ट 2,000 मिला, या आप ये कहें प्रिंसिपल हमारा कितना था 20,000, उसमें आपने कितना ऐड कर दिया, इंटरेस्ट ऐड कर दिया, तो टोटल कितना हो गया 22,000। इसको हम बोलते हैं एक्यूमुलेटेड अमाउंट या सिंपली अमाउंट भी बोल देते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है, अगर मैं आपसे पूछूं क्या जो आप एक्सेस मनी इंटरेस्ट की फॉर्म में लेके आओगे, सपोज वो 2,000 रुपीज है, क्या वो एक अमाउंट है, यस है, तो एक अमाउंट ही, मनी है, रुपया पैसा ही है। जो आपके पास प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल सपोज जैसे हमने एग्जांपल लिया 20,000 का, प्रिंसिपल भी तो क्या है, एक अमाउंट है, और एक्यूमुलेटेड अमाउंट को हम नाम ही क्या दे रहे हैं, अमाउंट, तो भी ये भी क्या एक अमाउंट है। तो इंटरेस्ट भी एक अमाउंट है, प्रिंसिपल भी एक अमाउंट है, एक्यूमुलेटेड अमाउंट भी एक अमाउंट है। तो आप क्वेश्चन में इस तरह से मत सोचना कि जहां अमाउंट वर्ड लिखा है, जैसे कुछ क्वेश्चंस में आपको मिलेगा कि राम अर्नड एन इंटरेस्ट ऑफ ₹3,000 फॉर दी टाइम पीरियड दिस 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 एंड प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ दिस। तो इसका मीनिंग क्या है, अमाउंट
ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि वो इंटरेस्ट की बात कर रहा है ना कि अमाउंट की बात कर रहा है। तो क्वेश्चन की स्ट्रेंथ को देखते हुए आप समझेंगे कि कौन सी अमाउंट मनी इंटरेस्ट है, कौन सी अमाउंट मनी प्रिंसिपल है और कौन सी अमाउंट मनी अमाउंट है। आगे समझ में क्लियर, गॉट इट। चलो बढ़ते हैं आगे, हमारे पास नेक्स्ट है हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का मीनिंग क्या है, आप इससे समझे कि आपने जो पैसा इन्वेस्ट किया वो सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे होने का मीनिंग ये है कि वो इंटायर का मतलब होल टाइम पीरियड के लिए वो रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज नहीं होगा। या ये कहें, ध्यान से सुन लेना, कि जो आपने इंटरेस्ट उस दी टर्म, सपोज आपने 5 इयर्स के लिए इन्वेस्ट किया, तो 1 ईयर का जो इंटरेस्ट बनेगा उसके ऊपर आप इंटरेस्ट नहीं लोगे। आपने 5 ईयर के लिए पैसा दिया है तो टोटल का टोटल जो इंटरेस्ट है वो होल टाइम पीरियड के लिए कैलकुलेट होगा। बीच में नहीं है कि 6 मंथ के बाद आप कह दो जी मेरे को पैसा दे दो मेरे इंटरेस्ट का, नहीं। इसका मीनिंग तो इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट हो गया, क्योंकि आपने जो इंटरेस्ट उसे 6 मंथ बाद मांग लिया तो आप कहीं और इन्वेस्ट कर दोगे, नहीं। जिस टाइम पीरियड के लिए दिया आपने उस टाइम पीरियड के लिए आपका सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, यानी कि इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं होगा पूरे पीरियड के लिए। वो पीरियड 6 मंथ का हो सकता है, वो पीरियड 6 इयर्स का हो सकता है, वो पीरियड 1 मंथ का हो सकता है। बीच में हम उस इंटरेस्ट को नहीं मांगेंगे, चाहे वो बैंकिंग प्लेटफॉर्म हो, चाहे किसी फ्रेंड को पैसा दिया है, तो वो एक ही बार कैलकुलेट होगा। गॉट इट। अब देखो सिंपल इंटरेस्ट को हम समझते हैं कैसे है। सपोज आपने क्या किया, 100 रुपीज, चलो 20,000 रुपीज ले लेते हैं हम, को आपने किसी फ्रेंड को 3 इयर्स के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% से रुपया दे दिया, तो आप कितना इंटरेस्ट उस पे पाओगे, कितने इयर्स के लिए, 3 इयर्स के लिए। तो हम क्या करते हैं, इसको पहले 1 ईयर के लिए कैलकुलेट करते हैं। अब देखो हमारे पास I1 लगा देता हूं, यानी इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर। इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर का मतलब क्या है, मेरे पास प्रिंसिपल कितना है, मेरे पास 20,000। और जैसा कि मैंने कहा परसेंट का मीनिंग क्या है, R/100। ठीक है, 100 रुपीज पे एक्सेस मनी मेरे को कितना मिलता है, 5 रुपीज। तो 20,000 पे कितना मिलेगा, 20,000 इंटू 5/100। ये क्लियर होगा आपको। या आप ऐसे देख सकते हो, 100 पे मुझे एक्स्ट्रा मनी कितना मिलता है, 5, तो 1 रुपी पे मुझे कितना मिलेगा, 1/100। और 20,000 पे कितना मिलेगा, वो इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा, राइट। तो वही मैंने लिखा है इंटरेस्ट। कितने टाइम के लिए ये कैलकुलेट किया है, 1 ईयर के लिए। अब क्या सेकेंड ईयर के लिए इंटरेस्ट चेंज होगा, नहीं होगा, क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं, सिंपल इंटरेस्ट। तो इसका मतलब जो सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट है वो भी कितना आएगा, सेम जो ऊपर आया, क्योंकि प्रिंसिपल भी वही रहेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी वही रहेगा, 1 ईयर का यही रहेगा। और I3 जो है हमारे पास वो कितना रहेगा, सेम 20,000 इंटू 5/100। अब इन तीनों को मैं ऐड कर दूं तो मेरे पास I1 प्लस I2 प्लस I3, ये 3 इयर्स का सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। और तीनों ही वैल्यू क्योंकि सेम है, जैसे आप x प्लस x प्लस x करते हो तो आ जाता है 3 टाइम्स x, 10 प्लस 10 प्लस 10 करते हो 3 टाइम्स तो 30 आता है, इट मींस वो 3 टाइम्स 30 आता है। तो यही वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 टाइम्स। तो क्या आ जाएगा ये मेरे पास 20,000 इंटू 5/100 इंटू 3 आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इंटरेस्ट। तो इसी तरह हम इंटरेस्ट का एक फॉर्मूला बना देते हैं। तो वो इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या हो गया, देखो 20,000 मेरे पास क्या था, प्रिंसिपल, और 5 क्या था मेरे पास, रेट ऑफ इंटरेस्ट। और रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब होता है 5/100 यानी 5% था। और 3 क्या था मेरे पास, टाइम, तो इसको t लिख देंगे और इसको आप 5 हटा के यहां r लगा दो, ठीक है। तो हमारे पास इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला क्या आ गया, सिंपल इंटरेस्ट निकालने का, P इंटू R इंटू T/100, ठीक है। R% में दिया होगा तो वो उसको R/100
100 लिख देंगे, PRT/100। ये हमारे पास हो गया सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला। होपफुली आप सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, देखो आगे चल के हमें एक टर्म की जरूरत पड़ेगी, R/100 को हम शॉर्ट में लिख देंगे I से। फॉर्मूला में हम इसको I से रिप्लेस कर देंगे R/100 को। आप सीधा PRT/100 भी कर सकते हो इंटरेस्ट निकालने के लिए, सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए, या आप क्या कर सकते हो, R/100 को किससे रिप्लेस कर दो, I से। जब आप R/100 को I से रिप्लेस करोगे तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, P इंटू R/100 I है T, ये तीनों क्या है मल्टीप्लाई में। शॉर्ट में आप इसको पिट से याद रख सकते हो, किससे, पिट से। और यहाँ P इंटू आई इंटू टी इसका मीनिंग है। और P का मतलब क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट। I का मीनिंग क्या है, R/100, और T का मतलब क्या है, टाइम इन ईयर्स। अब देखो ये इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला हमने PIT लिख रखा है। अब I को हम, ये स्मॉल I जो है इसको हम बोलते क्या है, R/100 है, तो इसको हम बोलते हैं इंटरेस्ट इन डेसिमल्स इन ईयर्स। ठीक है, इंटरेस्ट इन डेसिमल्स इन ईयर्स, ये आई है। अब देखो कुछ क्वेश्चन में सपोज आप आई का यूज कर लेते और उसने पूछा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितने % होगा, तो क्योंकि आई इक्वल टू R/100 है, यहां नीचे 1 लगा सकते हो आप, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो R की वैल्यू क्या हो जाएगी, 100 इंटू आई, यानी जो आई की वैल्यू आएगी उसको आप 100 से मल्टीप्लाई कर दें अगर आप फॉर्मूला PT यूज करते हो, PIT सिंपल इंटरेस्ट निकालने का। ठीक है, तो लास्ट में रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है तो आप उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे। क्लियर, किसको, आई से, आई को। नेक्स्ट देखो, क्योंकि हमने कहा कि जो हमारे पास अमाउंट जो होता है वो होता है प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट अमाउंट। एकमुलेटेड अमाउंट जो होता है वो प्रिंसिपल अमाउंट प्लस एक्सेस अमाउंट यानी इंटरेस्ट होता है। और P प्लस, क्योंकि आई का फॉर्मूला हमने बनाया पिट, तो आप यहां से P कॉमन लेके 1 प्लस IT इसको लिख सकते हो। P दोनों से कॉमन लेंगे तो पहली टर्म से बचेगा 1 और दूसरी टर्म से बचेगा हमारे पास IT। तो ये अमाउंट निकालने का फॉर्मूला हो गया। अब देखो ज्यादा आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, जब आपके पास A इक्वल टू P प्लस आई है तो P क्या हो जाएगा, नेचुरल सी बात, I को लेफ्ट साइड में लेके जाए वो A माइनस आई हो जाएगा प्रिंसिपल, और I क्या हो जाएगा, A माइनस P हो जाएगा जब P को लेफ्ट साइड में लेके जाएंगे। तो इस तरह से हमारे पास फॉर्मूला जनरेट हो जाता है। आप सीधा याद रख सकते हैं, अगर आपसे इंटरेस्ट पूछा है तो आप P इंटू R इंटू 100, P इंटू R इंटू T/100 या PIT याद रख सकते हो। और अमाउंट अगर आपको दिया है, प्रिंसिपल दिया है, तो आप A इक्वल टू P मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस IT का फॉर्मूला लगा सकते हो। और अगर आपको I पूछा है तो आप डायरेक्ट I निकाल दोगे, और R पूछा है तो जो I की वैल्यू आएगी उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे। अब देखो फॉर्मूला जो मेरे पास I इक्वल टू पिट है, इस फॉर्मूले में मेरे पास 4 टर्म्स आ रही हैं। कौन सी, कैपिटल I, कैपिटल P, स्मॉल I एंड स्मॉल t। इन 4 टर्म्स में से अगर मुझे, ध्यान से सुन लेना, इन 4 टर्म में से अगर मुझे कोई 3 टर्म दी है की वैल्यू दे रखी है तो मैं 4 टर्म निकाल सकता हूं। सपोज जैसे मेरे को सिंपल इंटरेस्ट ही निकालना है तो मुझे प्रिंसिपल दिया होना चाहिए, स्मॉल आई दिया होना चाहिए, और टी टाइम पीरियड इन ईयर्स दिया होना चाहिए। तो मैं क्या निकाल सकता हूं, सिंपल इंटरेस्ट, बिल्कुल सिंपल। ठीक है, तो अब देखो आप कि आई इक्वल टू पी इंटू आई इंटू टी है। अगर आपको आई, पी और टी दिए हैं तो आप स्मॉल आई निकाल सकते हो। स्मॉल आई जब निकल जाएगा उससे आप रेट ऑफ इंटरेस्ट आर निकाल सकते हो। क्लियर। अब किसी क्वेश्चन में हो सकता है आपको इन 4 टर्म में से 2 ही टर्म दी हो और थर्ड टर्म आपको उन दी 2 टर्म की फॉर्म में दी हो। जैसे सपोज आपको आई दे रखा है t/5 और t दे रखा है आपको 7 ईयर्स, तो क्या आई की वैल्यू 7/5 नहीं हो गई? और प्रिंसिपल आपको सपोज 10,000 दिया हुआ है, तो इट मींस कैपिटल आई इंटरेस्ट आपको निकालना है, बट इसने थोड़ा सा क्या चेंज कर दिया, स्मॉल आई को टी की फॉर्म में दे दिया, और टी हमें गिवन है तो उससे हम स्मॉल आई निकाल लेंगे, या स्मॉल आई की वैल्यू t/5 रख देंगे और टी की जगह टी रहेगा तो दोनों जगह आप टी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें। इस तरह से थोड़ी बहुत वो क्वेश्चन में चालाकी कर सकता है, राइट।
तो बढ़ते हम आज के हमारे फर्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। और ये एग्जाम्पल जो मैंने लिए हैं हमारे 4th चैप्टर की एक्सरसाइज से पहले के जो एग्जाम्पल्स हैं उनको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इनके आंसर्स मैंने साथ साथ लिख रखे हैं। आप सभी के पास आईसीआई का मॉड्यूल पेपर 3 सीए फाउंडेशन बिजनेस मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स एंड लॉजिकल रीजनिंग का अवेलेबल होगा। अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप उसको आईसीआई की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। जनरल भी आपको गूगल पे बहुत से लिंक्स इसके मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप मॉड्यूल में चेक कर सकते हैं। जो हम एग्जांपल कर रहे हैं मैं आंसर साथ लिख के लाया हूं और आप उनको टैली कर सकते हैं, वो आपको पता भी लग जाएगा अभी। तो आपने एक तो क्वेश्चन को बहुत अच्छे से रीड आउट करना है। क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है उसको समझने के लिए आप टाइम अगर देंगे तो क्वेश्चन को करने में आपको बहुत कम टाइम लगेगा। ठीक है, तो आप क्या करें, इस फर्स्ट एग्जाम्पल पे हम बढ़ते हैं। इस फर्स्ट एग्जाम्पल को अब हम ही करने जा रहे हैं। इस फर्स्ट एग्जाम्पल के बाद 2 मिनट का मैं पानी पी लूंगा, ब्रेक ले लूंगा। ठीक है, तो हमारे पास है हाउ मच इंटरेस्ट विल बी अर्नड ऑन ₹2000 एट 6% सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 years। हाउ मच इंटरेस्ट, तो हमने क्या कैलकुलेट करना है, इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। विल बी अर्नड ऑन, क्या निकालना हमने कि इंटरेस्ट कितने रुपयों पे आप कमा सकते हो। अर्न का मीनिंग क्या होता है, कमाना। ठीक है, बना सकते हो। तो इसका मतलब ये मेरे पास क्या हो गया, प्रिंसिपल अमाउंट एट 6%, यानी ये रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया। और फॉर द टाइम बीइंग 2 years, और टी मेरे को 2 years दे रखा है। तो क्योंकि आई निकालने का जो फॉर्मूला है इंटरेस्ट निकालने का, वो मेरे पास आता है PRT/100 या PIT। तो क्योंकि मैं वैल्यू निकालू, पहले आई रखूं फिर आई की वैल्यू R/100 रखूं तो सीधा ही रख देते हैं। अब आपको अगर सीधा ही रखना है तो फिर आई इंट्रोड्यूस ही क्यों किया आपने। अब जैसे जैसे हम इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे तो आई का एक मेन रोल में कॉन्सेप्ट शुरू हो जाएगा, तो वो आई पे ही काम चलेगा हमारा। तो इसलिए वो बताना जरूरी है। और फॉर्मूला हम पिट से याद रखते हैं, फिर आई को आप R/100 से रिप्लेस कर सकते हो। अब P कितना है यहां पे मेरे पास 2000, R कितना है 6, T कितना है मेरे पास 2 और बाई 100। क्योंकि इस एग्जाम में या ये कहीं पूरी सीए में कैलकुलेटर आपका एक बहुत अच्छा दोस्त साबित होता है। और क्योंकि ये एग्जाम में अलाउड है तो आप बिना हिचके, चाहे आपको इसकी कैलकुलेशन काटा पीटी करके आप कहोगे कि मैं निकाल लूंगा, डोंट टू वेस्ट टाइम एंड योर माइंड एनर्जी, उसको आपने सेव करके रखना है। तो आप किसी तरह का रिस्क नहीं लेंगे, कैलकुलेटर उठाएंगे, चुपचाप इसकी कैलकुलेशन करेंगे। तो क्या है 2000 इंटू मल्टीप्लाइड बाई 6 इंटू 2 यानी मल्टीप्लाइड बाई 2 डिवाइडेड बाई 100 करेंगे तो ये मेरे पास आता है 240। तो ₹240 मेरे पास इस प्रिंसिपल अमाउंट कितना था 2000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 6%, फॉर द टाइम बीइंग 2 years। और इस 2 years के लिए हमें क्या मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है, वो हमारा आ रहा है ₹240। तो इसका आंसर 240 है। मॉड्यूल में दोबारा से बोल रहा हूं मैं, चेक कर सकते हो। क्लियर, बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल 2 की तरफ। आप इसको एग्जाम्पल को कीजिए, मैं आपको 2 मिनट के ब्रेक के बाद मिलता हूं, पानी पीने के बाद। राइट, कोई नहीं, चलने दो, चलो। हो सकता है आप में से मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने इसको कैलकुलेट कर लिया हो। ठीक है, सॉल्व कर लिया हो इसको। इसके अंदर देखो क्या है, सानिया डिपॉजिटेड। डिपॉजिटेड का मीनिंग क्या है, जितना इन्वेस्टमेंट किया, जितना रुपए उसने जमा कराए, किसके अंदर, बैंक में। तो इसका मतलब कितने रुपीज उसने डिपॉजिट कराए हैं 50,000। तो ये मेरे पास हो गया प्रिंसिपल फॉर दी 2 years।
तो टाइम मेरे पास कितना हो गया 2 इयर्स विद द इंटरेस्ट रेट ऑफ 5.5 पी डॉट ए डॉट, इसका मतलब पर एनम, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट 1 साल का कितना है 5.5%। अब 1 साल का हो चाहे 2 साल का हो चाहे 5 इयर्स का हो, हमने तो क्या करना है सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, तो वो थ्रू आउट द पीरियड क्योंकि सेम रहता है। तो ये मेरे पास क्या हो गया आर, ये कहें आर बाई 100 हो गया मेरे पास 5.5 बाई 100, ठीक है, और आर हो गया मेरे पास 5.5। फॉर्मूला क्या है हमने, हाउ मच इंटरेस्ट वुड शी अर्न, फॉर्मूला क्या है सिंपल इंटरेस्ट निकालने का। अब आप कहोगे कि इस क्वेश्चन में सिंपल इंटरेस्ट तो वर्ड कहीं यूज नहीं किया, अगर सिंपल इंटरेस्ट वर्ड यूज नहीं किया तो इट मींस यू हैव टू कैलकुलेट ओनली सिंपल इंटरेस्ट, गॉट इट। तो इसका फॉर्मूला क्योंकि जो है हमारे पास P इंटू आर इंटू टी बाई 100, तो P हमारे पास कितना है 50,000, R मेरे पास कितना है 5.5 इंटू T कितना है 2 बाई 100 कर दीजिए इसको, ठीक है, या 5.5 बाई 100 लगाया तो PIT वाला फॉर्मूला लगाया आपने। तो कैलकुलेट करेंगे बिना रिस्क लिए कैलकुलेटर से 50,000 इंटू 5.5 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 100, दिस इज ₹5500। तो कितना इंटरेस्ट मिल जाएगा 5,500 रुपीज। तो यही आपका आंसर है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। इन द एग्जाम्पल 2 व्हाट विल बी द फाइनल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। देखो फाइनल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये थर्ड क्वेश्चन एक इंडिपेंडेंट क्वेश्चन की तरह आप लेके चले, क्योंकि अगर इसने ऐसे लिख रखा होता सानिया डिपॉजिटेड the ₹50,000 in the bank for 2 years with the interest rate of 5.5% per annum, और उसके बाद लिखा होता what will she get the final value of investment, यानी आपको अमाउंट निकालना है और आपसे इंटरेस्ट नहीं पूछा, तो आप डायरेक्ट किस पे जाओगे अमाउंट के फॉर्मूले पे, और अमाउंट का फॉर्मूला क्या है P इंटू 1 प्लस IT। हाँ, अगर ये दोनों क्वेश्चन मिक्स हुए होते कि इंटरेस्ट भी पूछा है और फाइनल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट भी पूछी है, फिर क्योंकि आपने इंटरेस्ट अभी निकाला ही है तो उसको आप प्रिंसिपल में अब ऐड कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा फाइनल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट आ जाएगी। और एज ए इंडिपेंडेंट क्वेश्चन इसने इंटरेस्ट ना पूछ के हमारे से अगर पूछा है कि फाइनल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट कितनी होगी, तो हम डायरेक्ट यही फॉर्मूला लगा देंगे, ना कि पहले कैलकुलेट करें इंटरेस्ट फिर अमाउंट में ऐड करें। तो टाइम सेव करना है तो आप अमाउंट का डायरेक्ट यही फॉर्मूला लगाएं। उससे भी जा सकते हो आप, पहले इंटरेस्ट कैलकुलेट करके प्रिंसिपल में ऐड कर सकते हो, ठीक है। डायरेक्ट फार्मूला बाकी ये है, हमारे पास कितना था P 50,000 आई थिंक, यस 50,000 इंटू 1 प्लस I। अब I कितना है मेरे पास 5.5 बाई 100, 5.5 बाई 100 ये आ गया ना, क्योंकि यहां I है वहां R था और टाइम था मेरे पास 2 इयर्स, टाइम 2 इयर्स था और मल्टीप्लाइड बाई 2 कर देंगे आप। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, देखो पहले इस ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, और ब्रैकेट कैसे सोल्व होती है, उसके अंदर जो टर्म्स पड़ी हैं यहां पे हमारे पास प्लस और मल्टीप्लीकेशन वाली टर्म्स हैं। तो जो बोर्ड मास का जो रूल होता है, वो बोर्ड मास का रूल क्या कहता है, बोर्ड मास में डिटेल में आपको इसका बता देंगे, वैसे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को पता भी होगा। यहां पहले देखो आ रहा है M फॉर मल्टीप्लीकेशन, फिर A आ रहा है A फॉर एडिशन। तो पहले मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन होंगे, इनफैक्ट डिवीजन मल्टीप्लीकेशन एडिशन, उसके बाद ऐड करेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, ये टर्म कैलकुलेट करेंगे 5.5 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 100, ये मेरे पास आ गया 0.11, तो ये आ गया 50,000 1 प्लस 0.11। तो अब ब्रैकेट सोल्व करेंगे, 1 में ये 0.11 ऐड करेंगे, इसमें 1 ऐड करेंगे 0.11 में, ये आ गया मेरे पास 1.11 इंटू 50,000, तो ये मेरे पास आ जाएगा 55500। तो ये मेरे पास फाइनल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट आ जाएगी, ठीक है, फाइनल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट आ जाएगी। और क्योंकि अभी हमने निकाला था 5500, इसका क्या आया था इंटरेस्ट, और प्रिंसिपल अमाउंट था हमारे पास 50,000, तो एकमुलेटेड अमाउंट तो 55,500 ही आता, और वही हमारे पास डायरेक्ट एकमुलेटेड के फॉर्मूले से आ रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ, ये आपका आंसर है, आप चेक कर सकते हो। एग्जांपल नंबर 4, पहले इसकी पूरी स्टेटमेंट पढ़ेंगे। सचिन डिपॉजिटेड ₹1 लाख
कितने रुपीस उसने डिपॉजिट किए? 1 लाख इन हिज बैंक फॉर दी 2 years at a simple interest rate of 6%. How much interest would he earn? How much would be the final value of deposit? यानी कि एग्जाम्पल नंबर 2 और 3 दोनों क्वेश्चंस को अगर हम मिला दे, वो एक ही क्वेश्चन में इसने चीज पूछ ली। अगर एक ही क्वेश्चन में पूछी है तो आप डायरेक्ट ए का फॉर्मूला नहीं लगाओगे, पहले इंटरेस्ट निकालोगे, प्रिंसिपल में इंटरेस्ट को ऐड कर दोगे तो एक अक्यूमुलेटेड अमाउंट आपका आ जाएगा। होपफुली आप सभी को समझ में आ गई होगी ये बात। तो दोनों चीज पूछी है तो हम पहले इंटरेस्ट निकालेंगे, फिर फाइनल वैल्यू ऑफ डिपॉजिट निकालेंगे। क्योंकि हमें 1 लाख रुपीस देखो उसने डिपॉजिट किया, तो ये क्या हो गया हमारे पास? प्रिंसिपल। कितने टाइम के लिए गया? 2 years के लिए, तो ये टी हो गया, ये मेरे पास आर हो गया। निकालना क्या? एक तो इंटरेस्ट होता है P इंटू आर इंटू टी बाई 100। पहले इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। P मेरे पास है 1 लाख, अब ये जीरोस तो काउंट करनी पड़ेंगी, ये तो 10,000 हुआ आपका। 1 लाख इंटू आर 6 इंटू टी मेरे पास 2 है बाई 100। तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं हम। 1 लाख इंटू 6 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 100, तो ये मेरे पास आ जाएगा 12,000। तो पहला आंसर हमारे पास आ गया कि इंटरेस्ट कितना मिलेगा, सिंपल इंटरेस्ट हमें वो मिलेगा हमें ₹12,000। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन चल रहा होगा कि इतने इजी क्वेश्चंस आते हैं। अगर मैं इस चैप्टर की वेटेज की बात करूं तो वो वेटेज है 12 to 16 मार्क्स। अगर मैं मिनिमम भी लेके चलूं 12 मार्क्स का, ये आपका एग्जाम में डेफिनेटली चैप्टर आने वाला है। तो कुल मिला के आपको इस बुक में 19 चैप्टर्स दिए गए हैं। उन 19 चैप्टर्स में इस इकलौते चैप्टर की जो वेटेज है वो कितनी है? 12 मार्क्स। अब आप ये सोच सकते हो कि कितनी बड़ी वेटेज है। और उस 12 मार्क्स की वेटेज में से जो कम से कम एक क्वेश्चन, 2 भी हो सकते हैं, एक क्वेश्चन जो अभी हम एग्जाम्पल कर रहे हैं इसी तरह का ही होगा। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको दिखा दूंगा कि जो प्रीवियस ईयर में एग्जाम में जो इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आया हुआ है कि वो किस तरह का है। आप देखोगे इतना सिंपल क्वेश्चन, सिंपल इंटरेस्ट का तो भैया सिंपल ही क्वेश्चन होगा। तो 1 से 2 नंबर 1 to 2 मार्क आप इस पोर्शन में से बड़े आराम से कर सकते हो। 10-20 क्वेश्चन है, 10 एग्जाम्पल है, 10 क्वेश्चन है, और उसी में से आपका 1 से 2 मार्क्स का पेपर आ जाएगा। तो बहुत ही इजी पेपर है ओवरऑल पेपर की बात करें, और उसमें से ये एक सिंगल चैप्टर बहुत बड़ी वेटेज रखता है, इसीलिए मैंने इस चैप्टर से स्टार्ट किया है। ठीक है, अब देखो बढ़ते आगे इस क्वेश्चन में। हाउ मच वुड बी दी फाइनल वैल्यू ऑफ डिपॉजिट? तो हमने क्या निकालना है? फाइनल वैल्यू ऑफ डिपॉजिट। क्योंकि अब हम इंटरेस्ट निकाल चुके तो हम ए का फॉर्मूला P इंटू 1 प्लस IT वाला नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट क्या करेंगे? P में हम I ऐड कर देंगे, क्योंकि प्रिंसिपल हमारा कितना है? 1 लाख, और I हमारे पास कितना है? 12,000। तो 1,12,000 फाइनल वैल्यू ऑफ डिपॉजिट आ जाएगी। तो देखो 12,000 आ जाएगा हमारे पास इंटरेस्ट, और 1,12,000 मेरे पास क्या आ जाएगा? फाइनल वैल्यू ऑफ डिपॉजिट। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी को? यस, कह तो सकता हूं, होप तो कर ही सकते हैं कि समझ में आ रहा होगा। एग्जाम्पल 5 करने से पहले मैं आपसे कुछ चीज शेयर करना चाहता हूं, और वो ये है कि सबसे पहले तो आप मेरा कॉन्टेक्ट नंबर सेव कर ले, 9254222235। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड जो अब तक हमने किया है, आपको कोई भी क्वेरी है, आप मुझे, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे अपनी क्वेरी डाल के पूछ सकते हैं, या आप हमारे चैनल पे जाकर इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और किसी तरह की भी इस वीडियो में आपको कमी मिलती है तो आप डिसलाइक तो करोगे ही करोगे, और उस डिसलाइक करने का रीजन भी प्लीज जरूर दें, क्योंकि अगर आप डिसलाइक का रीजन नहीं दोगे तो इंप्रूवमेंट कैसे होगी नेक्स्ट वीडियो में। तो आप उसमें कमेंट बॉक्स में जाके डिसलाइक के साइन में कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें कि इस वीडियो में ये कमी है, या क्यों आपने डिसलाइक किया इसको, और लाइक करें तो ये मेरे लिए एक
बहुत अच्छी गौरव की बात रहेगी, ठीक है। और लाइक भी करें तो उसमें आपको ज्यादा मेरे को चढ़ाने की जरूरत नहीं है, आप सीधा सिंपली लाइक कर दें। कमेंट डालना चाहें देखो आपकी मर्जी है, लेकिन उसमें नहीं, डिसलाइक करें तो कमेंट जरूर डालें, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। फिफ्थ एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं हम। फाइंड दी रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्या निकालना है हमने, रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि आर निकालना है। इफ द अमाउंट ओड आफ्टर 6 मंथ्स, मतलब 6 मंथ के लिए जो पैसा उधार लिया गया था वो कितना हो जाता है, 1050 रुपीज, बोरोड अमाउंट भी 1000, यानी जो उधार ली थी वो कितनी है 1000, और वो अमाउंट टोटल बंद कितना जाता है 1050 रुपीज, यानी ये मेरे पास एक कम्युलेटेड अमाउंट हो गया। और टाइम कितना है, क्योंकि टाइम हम 6 मंथ्स दे रखा है, हमने जो PRT by 100 किया था टाइम इन ईयर्स पड़ा था डायरेक्ट, गॉट इट। अब देखो हमारे पास यह है टाइम 6 मंथ्स, तो 6 मंथ्स को जब आप ईयर्स में कन्वर्ट करते हो तो किससे डिवाइड करते हो, 12 से, क्योंकि एक ईयर में कितने मंथ्स होते हैं 12 मंथ्स, सिंपल सा लॉजिक है। मंथ्स को अगर ईयर्स में कन्वर्ट करना है तो 12 से डिवाइड करोगे, और कभी ईयर्स को मंथ में कन्वर्ट करना पड़े तो 12 से मल्टीप्लाई, सिंपल सी बात, ये आप सबको पता है। तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा 6/12, आप 6/12 भी रखें, 1/2 भी आपको करने की जरूरत नहीं है, वो कैलकुलेटर जी हम अपना काम कर देंगे। तो देखो क्योंकि मेरे को अमाउंट प्रिंसिपल दिया है, अमाउंट दिया है, टाइम दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरे को निकालना है। एक मैंने आपको फॉर्मूला बताया था A = P × 1 + IT, तो A कितना है 1050, P कितना है 1000, 1 + I क्या होता है R/100, क्योंकि मेरे को R निकालना है, R/100 मैंने I की वैल्यू रख दी। और T मेरे पास कितना है यहां पे 6 मंथ्स, और 6 मंथ्स है 6/12, तो यहां से आप 1000 डिवाइड में लेके जाएं, क्योंकि लेफ्ट साइड में 1000 मल्टीप्लाई में, तो दूसरी तरफ डिवाइड में जाएगा, 1050 डिवाइडेड बाई 1000, ये मेरे पास आ जाएगा 1.05 इक्वल टू 1 + R × 6/1200, ठीक है। तो 1 को लेफ्ट साइड में लेके जाए आप, माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.05 इक्वल्स टू R × 6/1200। तो आगे बढ़ते हैं, हमारे पास R आ जाएगा 1200 इंटू 0.05, ये क्रॉस मल्टीप्लाई से ये इधर जाएगा, ऊपर 6 डिवाइड में आएगा बाई 6, तो इसको करते हैं 1200 इंटू 0.05 मल्टीप्लाइड हो गया हमारा, डिवाइडेड बाई 6, तो ये आ गया मेरे पास 10, और इसको लिखते हैं हम परसेंट, तो R आ गया मेरे पास 10%, गॉट इट, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या आ रहा है 10%। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम 6th एग्जाम्पल की तरफ। राहुल इन्वेस्टेड रुपीज, जैसे उसने बोला इन्वेस्टेड रुपीज दिस, तो आपके दिमाग में क्या आएगा कि ये तो प्रिंसिपल है हमारा, इन ए बैंक एट रेट ऑफ 6.5% पर एनम, तो इसका मतलब ये मेरे पास आर हो गया। सिंपल इंटरेस्ट रेट से ही रिसीव्ड 85,925 रुपीज आफ्टर द एंड ऑफ टर्म, मतलब जब टर्म एंड हो जाएगी, वो अभी नहीं पता हमें कितनी है। फाइंड द पीरियड आउट, फाइंड आउट द पीरियड फॉर विच सम वाज इन्वेस्टेड बाय द राहुल, यानी कि वो टर्म ऑफ मनी, यानी उसका टाइम पीरियड कितना होगा वो हमने निकालना है, यानी हमने टी क्या करना है कैलकुलेट करना है। और रिसीव कितना करता है अमाउंट, ये इतना, तो इसका मतलब ये एक्चुअल में हमारा एक कम्युलेटेड अमाउंट है। और क्योंकि हमारे पास ए का जो फॉर्मूला था वो P × 1 + IT था, ए मेरे पास है 85925, कुछ पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, वहां में रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना था, यहां में टाइम निकालना है। और P कितना है मेरे पास 70,000 इंटू 1 + I को एक बार I रखें, और T की वैल्यू है हमारे पास, सॉरी I की जो वैल्यू है वो 6 I की जो वैल्यू है वो मेरे को 6.5/100, ये मेरे पास I की वैल्यू है, और T क्योंकि मेरे को कैलकुलेट करना है,
तो करेंगे क्या आप, 70,000 जैसे पहले किया था डिवाइड में लेके जाएंगे, तो 85925 डिवाइडेड बाई 70,000, ये मेरे पास आ जाएगा 1.2275 और -1 कर देंगे, फिर इक्वल टू रह जाएगा 6.5 इंटू टी बाई 100, जैसे पहले किया था हमने 1 सब्ट्रैक्ट। अब देखो 1 इसमें से 1 माइनस कर देंगे हम, जो वैल्यू है 1.2275, ये मेरे पास रह जाएगा 0.2275 इक्वल टू, ये एज इट इज आ जाएगा, तो इधर आ जाएगा 0.2275 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 6.5, ये मेरे पास टी आ जाएगा। तो इसको कैलकुलेट कर लेंगे, 0.2275 मल्टीप्लाइड बाई 100 डिवाइडेड बाई 6.5, ये मेरे पास आ जाएगा 3.5, कितना आ जाएगा 3.5, और किस में था टाइम, ईयर्स में, फॉर्मूला क्या कहता है, टाइम जो आता है हमारा ईयर्स में आता है, तो आंसर हमारा बिल्कुल सही है। गॉट इट, होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चले भाई आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कपिल डिपॉजिटेड सम अमाउंट, कपिल ने कितना अमाउंट किया, सम अमाउंट, यानी प्रिंसिपल का अब हमें यहां मालूम नहीं है, इन द बैंक फॉर दी 7.5 ईयर्स, इसको क्या पढ़ते हैं हम, 7.5 ईयर्स, इसका मीनिंग होता है 7 + 1/2, और ये आप एलसीएम से सॉल्व कर सकते हो, 14 + 1, ये आ जाएगा 15/2 ईयर्स, राइट, एट द रेट ऑफ 6%, तो ये मेरे पास क्या है, आर पर एनम विद द सिंपल इंटरेस्ट, कपिल रिसीव्ड दिस अमाउंट 1,01,500 एट द एंड ऑफ द टर्म, कंप्यूट इनिशियल डिपॉजिट ऑफ कपिल, और एंड ऑफ द टर्म कितनी है हमारी, 7.5 ईयर्स पे इतना अमाउंट यानी अकमुलेटेड अमाउंट मिलता है। हमें क्या निकालना है, इनिशियल अमाउंट ऑफ डिपॉजिट बाय दी कपिल, तो क्योंकि अमाउंट दिया है तो ए इक्वल टू था पी इंटू 1 + IT, कैलकुलेट करना है हमने प्रिंसिपल अमाउंट, क्योंकि सम अमाउंट हमने निकालना है, इनिशियल डिपॉजिट अमाउंट हमने कैलकुलेट करना है, तो ए की वैल्यू है मेरे पास 101,500, पी मेरे को कैलकुलेट करना है 1 + I मेरे पास है 6/100 और टी है मेरे पास 15/2, तो इसको टोटल को कैलकुलेट कर लेंगे और 1,01,500 से डिवाइड कर देंगे, वो मेरी पी की वैल्यू आ जाएगी। तो पहले इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, पी के जो मल्टीप्लाई में पड़ा है, पहले मल्टीप्लीकेशन डिवीजन वाली टर्म, तो 6 × 15 डिवाइडेड बाई 200, क्योंकि ये 2 था ना, 15/2, राइट, तो ये मेरे पास आ जाएगा 0.45, और उसमें फिर आप 1 को ऐड कर दोगे, राइट, 1 ऐड करेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा 1.45, तो ये आ जाएगा 101,500 बाई 1.45। अब मैं डिवाइड कर देता हूं, 101,500 डिवाइडेड बाई 1.45, तो ये मेरे पास आ जाएगा 70,000। इट मीन्स जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो मेरे पास कितना आएगा, 70,000, यानी अगर हम 70,000 रुपीज को 7.5 ईयर्स के लिए 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए सिंपल इंटरेस्ट से कैलकुलेट करते हैं, तो हमें इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल 70,000 कितने रुपीज मिलेंगे, 1,01,500 रुपीज, और अगर इसी में इंटरेस्ट पूछ लेता तो 1,01,500 रुपीज में से हम 70,000 रुपीज सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारे पास एज ए सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। ठीक है, तो 70,000 आ रहा है आपका आंसर। बढ़ते हैं 8th एग्जाम्पल की तरफ। ए सम ऑफ ₹46875, अभी हम जल्दी नहीं करेंगे कि ये सम ऑफ मनी है क्या, डिपॉजिटेड मनी है या अकमुलेटेड अमाउंट है, वो हम चेक करेंगे। वाज लेंट आउट, लेंट आउट का मतलब क्या है, उधार लिए गए, इसका मतलब ये हमारे पास क्या है, प्रिंसिपल है। सिंपल इंटरेस्ट किस हिसाब से लिए जाते हैं, सिंपल इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 1 ईयर एंड 8 मंथ्स। अब इस पे आएंगे 1 ईयर एंड 8 मंथ्स, इसको हमने चेंज करना है ईयर्स में, तो आप देख लो, चलो इसको पहले t इक्वल टू क्या है, 1 ईयर
प्लस 8 मंथ्स। तो हम क्या करेंगे, 1 ईयर को 8 मंथ्स को चेंज कर देंगे ईयर्स में। ये टोटल किस में आ जाएगा, ईयर्स में। तो आप इसको 8 बाई 12 कर सकते हो। पहले ये आ जाएगा मेरे पास 0.666666 ऐसे आ रहा है, उसमें 1 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 1.6666। अब इसका एंड नहीं है कोई, कहां पे होगा, तो जो आंसर आएगा उसका राउंड ऑफ में हम आंसर ले लेंगे, क्योंकि टी की वैल्यू हम एग्जैक्ट नहीं लिख रहे। ठीक है, और उसको टोटल अमाउंट कितना मिलता है उसके बाद 50,000, यानी ये मेरे पास कम्युलेटेड अमाउंट हो गया। हमने क्या निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट परसेंट पर एनम। तो पी ए इक्वल टू जो होता है हमारे पास पी इंटू 1 प्लस आई टी होता है। तो पहले हम आई कैलकुलेट कर देंगे और उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, या डायरेक्ट आप आई की वैल्यू आर बाई 100 लिख दीजिए। जो आर की वैल्यू आएगी वो डायरेक्ट आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। तो डायरेक्ट करना, तो ये मेरे पास आ गया 50,000, कुछ पिछले क्वेश्चंस की तरह ही है। यहां मेरे पास है 46875, 1 प्लस आई कितना है कैलकुलेट करना है, इसको आर बाई 100 कर दें आप, और टाइम जो है मेरे पास 1.666 एंड सो ऑन। तो पहले क्या करें आप 1.66666 डिवाइडेड बाई 100 कर दें, या आप क्या करें पहले इसको डिवाइड में ले जाएं। ठीक है, 50,000 बाई 46875 इक्वल टू 1 प्लस आर इंटू 1.6666 बाई 100। फिर लेफ्ट साइड में जो वैल्यू आएगी उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, राइट वाला 1 लेफ्ट में ले जाएंगे, फिर आर निकाल देंगे। तो ये मेरे पास आता है 50,000 डिवाइडेड बाई 46875। ये वैल्यू जो मेरे पास आ रही है वो आ रही है 1.0666 और 1 इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे और ये आ जाएगा 8 इंटू 1.6666 डिवाइडेड बाई 100 आर। राइट, अब देखो ये मेरे पास आ जाएगा 0.6666 इक्वल टू आर इंटू 1.6666 बाई 100। अब 100 इधर मल्टीप्लाई में होगा और ये हमारा डिवाइड में आ जाएगा। तो मेरे पास 0. ये एक जीरो हो रहा है, 0.06666 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 1.6666 इक्वल टू, तो ये मेरा आंसर जो आ रहा है आर इक्वल टू 3.9997599। तो ये क्या है, नियर टू 4 है, तो आंसर आ जाएगा हमारा 4%। उसका रीजन क्या है, अब आप कहोगे आपने 3.9999 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि जो हमने वैल्यूज ले रखी हैं, एक तो जब हमने मंथ को ईयर में कन्वर्ट किया था 8/12 की वैल्यू 1.66666, तो 1.6667 भी लिख सकते थे हम इसको, तो अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू ली है, तो ये जिसके नियर आएगा उसकी एग्जैक्ट वैल्यू लिख देंगे। तो 3.99997599 किसके नियर है, 4 के तो नियर है, तो 4% हमारा आंसर आ जाएगा। तो आज की वीडियो का लास्ट एग्जाम्पल हम कर रहे हैं, उसके बाद नेक्स्ट जो है हम 4th ए चैप्टर 4th की ए एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन करते हैं। इन व्हाट टाइम, यानी इसका मतलब हमने टाइम निकालना है, विल दिस अमाउंट टू दिस, यानी कि ये हमारा प्रिंसिपल अमाउंट, ये वाली अमाउंट इतनी हो जाएगी, यानी कि ये एक्यूमुलेटेड अमाउंट, और ये हमारे पास क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास, ए इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आई टी। सिंपल सा कैलकुलेशन आप कर लेंगे, इसमें मैं आपको बता देता हूं क्या करेंगे आप। देखो ए कितना मेरे पास 1,57675, पी की वैल्यू है 85,000,085,000, 1 प्लस आई इंटू टी, आई मेरे पास है 4.5/100 और टी जो है वो हमारे पास निकालना है। राइट, तो अब इसको कैसे कैलकुलेट करोगे, जैसा कि हमने पिछले कुछ क्वेश्चंस में किया, इसको डिवाइड में लेके जाओगे 85,000 को, 1 फिर सब्ट्रैक्ट कर दोगे उसमें से, फिर
ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई में लेके जाएंगे, 100 से मल्टीप्लाई करोगे, 4.5 से डिवाइड करोगे तो आपकी टी की वैल्यू आ जाएगी, यानी टाइम आ जाएगा, और टाइम आपका आएगा 19 ईयर्स। ये आप चेक कर लेना। तो ये लास्ट क्वेश्चन आपके लिए छोड़ देते हैं, और इससे प्रीवियस क्वेश्चन का आप आंसर टैली कर लेना, इनफैक्ट करेक्ट कर लेना उसको, ठीक है, इसमें इनकरेक्ट है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। होपफुली आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। जैसा कि मैंने बोला, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर या हमारे चैनल पर जाकर हमें जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू। गुड बाय।